यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के दिसंबर 2022 वाला जो अटेम्प्ट था एंटी नेट का, उसके पेपर जो है वो 21 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो पेपर है वो सीबीटी बेस्ड है और एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपसे जो है पेपर नंबर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन और पेपर नंबर 2 जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर आपसे जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेपर नंबर 2 जो अपना कॉमर्स का है या पेपर नंबर 2 जो अपना जो मैनेजमेंट का है, उसके अंदर टोटल मिला के 10 यूनिट्स होती हैं। और कॉमर्स की जो सबसे पहली यूनिट है वो है अपना इंटरनेशनल बिजनेस का, और इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की जो यूनिट है वहां से आपसे जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 8 से लेकर और 12 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो 10 आपकी यूनिट है और ओवरऑल मिला करके जो है वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग आप यही मानिए अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 क्वेश्चन हर यूनिट से जो है पूछे जाते हैं। ओके जी, तो हम लोग जो है पेपर है 21 तारीख से और आज जो है वो है 28 जनवरी जो है वो आज हो गई है और 21 फरवरी से आपका जो है वो पेपर है। तो मोर और लेस 23-24 दिन हमारे पास में जो है बचे हुए हैं। तो अब हम लोग जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर हमारे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के एमसीक्यू सीरीज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोग कंप्लीट जो अपना यूनिट है उसकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जिससे आप जब पेपर में जाएंगे, एक तो एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, सब चीजें आपको यूज टू लगेंगी बिल्कुल ही, और पूरा फॉर्मेट आपको पेपर का जो है वो समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, हाँ जी। और साथ में हम लोग रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम लोग पूरी एग्जाम के दौरान जो है एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम लोग कंप्लीट यूनिट का रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवाता है, जिससे पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रिपेयर हो जाता है और वो आपका जो है एग्जाम के लिए जो है वो बढ़िया तरीके से आप उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। आगे तो आज हम लोग जो है फर्स्ट डे है हमारा अपनी जो टारगेट है हमारा जेआरएफ का, फैब का, जो फैब में जो पेपर होना है तो उसके लिए हमारा जो टारगेट है जेआरएफ का, तो उसका पहला दिन है। और आज हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 1 जो हमारा पहला यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस का, वहां से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस के धाकड़ वाले क्वेश्चन जो है आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे और एक क्वेश्चन आपको जो है वो दिया जाएगा आपके होमवर्क के लिए। और जब ये मैं पूरी यूनिट करवा दूंगा ना, फिर आपको एक बहुत बढ़िया वाली चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, फिर लास्ट में जाके आपको लगेगा कि सर ये इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बढ़िया चीजें जो है वो आपको मिलने वाली है। पूरा प्लान जो है हमारे माइंड में सेट हो गया और बहुत सारी चीजें हमने प्रिपेयर कर ली हैं जो अपकमिंग डेज के अंदर आपको जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, हाँ जी। तो लग जाइए आप भी तैयारी के ऊपर, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। ओके, रिवीजन बढ़िया से जो है वो करते रहो, साथ के साथ करते रहो और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका जो टारगेट है जेआरएफ का, उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। ओके जी, चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से आ रहा है वो है क्या? देखो, क्वेश्चन बोलता है अरेंज द प्रोसीजर फॉलो बाय द डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन ए सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। आपको जो है वो ये ना आपको कुछ स्टेप दे रखे हैं, ये बेसिकली जो है वो क्या दे रखे हैं? स्टेप दे रखे हैं। एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के कुछ स्टेप दे रखे हैं और ये जो स्टेप है इनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये जो स्टेप दे रखे हैं किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन ए सीक्वेंस। एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है पहले तो ये बताइए। देखिए, जब कभी भी मान लीजिए अगर मेरे पास में बाहर से, मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूं, ठीक है, इंडिया इज माय होम कंट्री, और मेरे पास किसी होस्ट कंट्री से जो है वो क्या आ गया, कोई ऑर्डर आया, ठीक है, और वो बोले जैसे मेरा जो है वो काम ये पेन बनाने का है और मेरा ये काम जो है पेन और ये पेन ड्राइव में बना के जो है मार्केट में सेल करता हूं। ओके, अब मेरे पास में एक ऑर्डर आया और वो ये बोले कि ये पेन ड्राइव आपको जो है वो क्या करनी है, हमको सप्लाई करनी है। अब इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगेगा? यस सर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उसके लिए मुझे जो है वो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हाँ जी सर, पैसा चाहिए। तो मैं ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पैसा पड़ा हो, ये भी चांसेस है कि मेरे पास पैसा पड़ा हो और बल्क ऑर्डर बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है और मैं बना के दे दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा ना हो। तो हम लोग जो है कई बार एक्सपोर्टर जो है वो अक्सर ये करता है, जैसे उसको कोई भी जो है वो ऑर्डर मिलता है तो वो बैंक को जो है अप्रोच करता है और बोलता है कि आप मुझे प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए फॉर माय वर्किंग कैपिटल नीड्स। बेसिकली हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है
एक बार बैंक हमको पैसा जो है वो क्या कर दे, प्रोवाइड करवा दे, और उसके बाद में जो बैंक पैसा प्रोवाइड करवा देगा तो हम अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मींस ये पेन ड्राइव हम बना बना के मार्केट में क्या करेंगे, फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। वहां से जब पैसा आएगा तो बैंक उसको रिसीव करेगा, उसमें से अपना अमाउंट काटेगा और बाकी पैसा एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवा देगा। तो उसके लिए क्या स्टेप होते हैं, उसको जो है वो मतलब किन स्टेप्स को अपने को फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में यहां पे जिक्र जो है वो किया गया है। तो जब कभी भी आपके पास में जो है वो ऑर्डर आता है, ओके, तो आप जो है वो बैंक को अप्रोच करते हैं फॉर क्रेडिट, बोलते हो उधार के लिए बैंक को जो है वो क्या करते हो, अप्रोच करते हो। अब ना यहां पे एक वर्ड आएगा पैकिंग क्रेडिट। क्या आएगा, पैकिंग। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, पैकिंग क्रेडिट जिसको प्री शिपमेंट क्रेडिट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट। दो चीजें, एक तो है, देखो, एक तो होता है आपका शिपमेंट, ध्यान देना बात को। एक तो क्या है, शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब क्या होता है, सामान को इंडिया से बना करके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर देना, सेंड कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिपमेंट। शिपमेंट से पहले जो है उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट, और शिपमेंट के बाद उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोस्ट शिपमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट में क्या आएगा, जब आप जो है वो क्या कर रहे हो, ध्यान देना, प्री शिपमेंट का मतलब क्या हो गया, गुड्स को बना करके और रेस्ट ऑफ द कंट्री को या होस्ट कंट्री को क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिपमेंट। शिपमेंट से पहले का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट पीरियड, मतलब अभी सामान हम बना रहे हैं और बना के फिर शिप करेंगे। ओके जी। तो प्री शिपमेंट जो पीरियड होता है उस दौरान आपको जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप बैंक को अप्रोच करते हो, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट। क्या बोला जाएगा, प्री शिपमेंट क्रेडिट। और प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए जब आप बैंक के पास में जाओगे तो बैंक आपको कुछ निर्देश देगा, बैंक बोलेगा ये स्टेप है, इन स्टेप को फॉलो कर दीजिए, तो हम आपको जो है वो उधार आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब वो स्टेप क्या क्या है, जब कभी भी आप बैंक को जाके अप्रोच करोगे और बैंक को जाके बोलोगे कि बैंक मेरे को जो है मेरे पास में जो है वो ऑर्डर आया है, तो आप उसके लिए मुझे जो है वो क्या कर दो, उधार दे दो, तो बैंक जो है सबसे पहले आपको जो है वो ये बोलेगा कि एक काम करो श्रीमान, आप तो बोल रहे हो कि आपके पास एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, लेकिन आप मुझे क्या करो, शो करो। तो सबसे पहले बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को बोलेगा प्लीज सबमिट एन एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आएगा ई। बैंक ये बोलेगा कि आप ये बताइए, आप पहले अपना डॉक्यूमेंट्स कुछ हमको प्रोवाइड करवाइए जिससे हमें पता चले कि आखिर, ध्यान देना, हमें पता चले कि आखिर आपको एक्चुअल के अंदर ऑर्डर मिला भी है या नहीं। फिर एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। जब ऐसा होगा तो फिर उसके बेस पर बैंक जो है वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि कितना उधार आपको जो है वो देना है। तो आएगा फिर बी स्टेप। इसमें क्या होगा, बैंक कैलकुलेट करेगा अमाउंट ऑफ द पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांटेड। इसके बाद में जो है फिर क्या होगा, फिर जब बैंक ने कैलकुलेट कर लिया फिर उसके बेस पर बैंक जो है वो पैसा आपके अकाउंट में रिलीज कर देगा। फिर आएगा ए स्टेप, बैंक रिलीज द फंड्स डेबिटिंग टू द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट एंड क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर अकाउंट। इसके बाद में जो है फिर क्या होगा, फिर एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर क्या करने वाला है, एक्सपोर्टर के लिए अब जरूरी है, अब एक्सपोर्टर को पैसा मिल गया, एक्सपोर्टर सामान को बनाएगा और बना करके जो है वो क्या करेगा, सामान भेज देगा। फिर आएगा सी पॉइंट, द एक्सपोर्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स थ्रू द अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। और भेजने की, जब एक्सपोर्टर सामान को भेजेगा तो उसका प्रॉपर इंश्योरेंस भी करवा लेगा, एंड एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू टेक द एडिक्वेट इंश्योरेंस। आंसर फिर आएगा डी पॉइंट। तो आंसर जो बन रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या बन रहा है, वो है EBACD। EBACD बोले तो फोर्थ ऑप्शन। तो प्री क्रेडिट अमाउंट जो है वो क्या होता है, तो मैंने यहां पे लिखा है पैकिंग क्रेडिट बोल दो या प्री शिपमेंट क्रेडिट बोल दो, इसको बोलते हैं, इट मींस एनी लोन, कोई भी ऐसा लोन या एडवांस जो ग्रांट किया गया किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, किस लिए, टू द एक्सपोर्टर को फाइनेंस करने के लिए परचेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग ऑफ द गुड्स प्रायर टू शिपमेंट और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द एलओसी। जो लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिला हुआ है उसके बेस पर बैंक जो है वो क्या करता है, एलओसी जो आपको मिला, इंपोर्टर का बैंक जो है वो एलओसी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, ओके, और एक्सपोर्टर उस एलओसी को जो है वो दिखाएगा अपने बैंक वाले को, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को दिखाएगा अपने बैंक वाले को। वो एलओसी बेसिकली गारंटी होता है, जो इंपोर्टर का बैंक जो है वो गारंटी देता है कि आप सामान को बना करके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको भेज दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि हम आपको पेमेंट देंगे। तो बेसिकली ये गारंटी डॉक्यूमेंट है एक तरीके से, ओके। तो जब वो गारंटी डॉक्यूमेंट लेके एक्सपोर्टर जाएगा बैंक के पास में, तो फिर बैंक वाला बोलेगा कि ठीक है गारंटी मिला हुआ है, दैट मींस कि हम पैसा अगर दे देंगे इनको और ये एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसके बाद में हमारा पैसा जो है वो क्या है, सिक्योर है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है उसके बैंक ने हमको गारंटी दे रखा है, ओके जी। तो इसके लिए बेसिकली ये प्रोसेस जो है अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल से आप अगर देखो अगर आप बैंक के पास में लोन लेने के लिए जाते हो, ध्यान देना, डिसबर्समेंट ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट करना है उसके लिए लोन लेने जा रहे हो, तो कैसे होगा, तो सर सबसे पहले बैंक को बोलना पड़ेगा भाई मैं एक्सपोर्टर हूं,
जी। बैंक वाला बोलेगा अगर एक्सपोर्टर हो तो प्रूफ दो, फिर प्रूफ में सबमिट करोगे एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट जी। उसके बाद बैंक वाला कैलकुलेट करेगा कि भाई कितना अमाउंट आपका बनता है, तो बी पॉइंट आ गया। फिर बैंक आपको पैसा दे देगा, ए पॉइंट आ गया। फिर आप जो है वो क्या करोगे, आप सामान बनाओगे और बना करके जो है वो क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है उसको भेज दोगे, सी पॉइंट हो गया। और लास्ट में जो है वो क्या होगा, एक्सपोर्टर के लिए जरूरी है कि वो उनका इंश्योरेंस भी करवा देगा, तो क्या हो गया, डी पॉइंट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का वो बनता है क्या आपका, बोलो बोलो बोलो, वो है आपका फोर्थ। चलो जी, सेकंड आया जी आपका, यहां पे आपको कुछ सब्सिडी और टैरिफ जो है बता रखा है और उसके एक्सप्लेनेशन दे रखे, आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पे सबसे पहले टैरिफिकेशन अपने बुक के अंदर भी आपको मैंने दिया होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफिकेशन, जिसके अंदर आप लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैरिफिकेशन। तो टैरिफिकेशन की अगर बात करूं, टैरिफिकेशन क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। तो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन को जब आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो विद किससे, विद टैरिफ रिस्ट्रिक्शन से या टैरिफ बैरियर से, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टैरिफिकेशन। इसके बाद आएगा प्रोहिबिटेड सब्सिडी। सब्सिडी आपको मैंने पढ़ाया था, डब्ल्यूटीओ के अंदर हमने पढ़ा था, कुछ होती है एक्शनेबल सब्सिडी जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कुछ है नॉन एक्शनेबल सब्सिडी जो ग्रीनफील्ड जो आपका ग्रीन कलर वाली जो सब्सिडीज होती हैं, और कुछ होती है आपकी कौन सी, प्रोहिबिटेड। तो सबसे पहले यहां पे आ गया कौन सा, प्रोहिबिटेड सब्सिडी की अगर बात करें तो ये कौन सा है, प्रोहिबिटेड सब्सिडी होता है जो एक कंट्री जो है कोई एक्सपोर्टर की कंट्री जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करवाती है अपनी परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जैसे आप लोग जो है वो प्राइस में सपोर्ट दे देते हो, आप ये बोलते हो कि रेट थोड़ा सा क्या कर लो, सस्ता कर लो, और सस्ता सामान मार्केट विदेशी मार्केट में क्या करो, प्रोवाइड करो, ताकि वहां की पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर दो, खराब कर दो, उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड सब्सिडी। तो प्रोहिबिटेड सब्सिडी कौन सा, दे एक्ट ऑन द गुड्स व्हिच आर कंटीजेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये वो सब्सिडी है जो जुड़ी हुई है किसके साथ में, आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के साथ में। जितना एक्सपोर्ट आप ज्यादा करके दोगे उतना ही तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज जो है प्रोवाइड करेगी। मैं पहले एक बार तीनों को ना आपको थोड़ा एक्सप्लेन करवा देता हूं, देखो जी। प्रोहिबिटेड सब्सिडी जिसको हम लोकल कंटेंट सब्सिडी भी बोलते हैं, ये कौन ग्रांट करता है, इसको ग्रांट करता है डब्ल्यूटीओ मेंबर की गवर्नमेंट। डब्ल्यूटीओ मेंबर कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इस सब्सिडी को। और ये सब्सिडी जुड़ी हुई है किससे, इट इज कंटीजेंट इन लो और इन फैक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और यूज ऑफ डोमेस्टिक ओवर इंपोर्टेड गुड्स। तो जब हमारी गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्टर को बोल रही है कि अगर आप जो सामान यहां से बाहर भेज रहे हो उसके लिए आपको, जैसे मान लीजिए मुझे जो है, मैं एक्सपोर्टर हूं, इंडिया में पेनड्राइव बना के मार्केट में जो है बेचने का काम करता हूं। अब गवर्नमेंट मुझे बोल रही है इस पेनड्राइव को बनाने के लिए आप कुछ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हो। अगर आप वैसा नहीं करोगे, अगर आप इंपोर्ट के लिए वो मटेरियल को यूज ना करके डोमेस्टिक मटेरियल को यूज कर लोगे, तो हम आपको सब्सिडी दे देंगे। वो भी, उसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोहिबिटेड सब्सिडी। इससे जो है वो क्या होता है, जो ट्रेड है आपका रुकता है, ठीक है। इन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडी या इनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी भी कहते हैं। तो इट इज डीम्ड टू बी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नेचर की होती है और ये पर्टिकुलरली क्या है, हार्मफुल है अंडर द सब्सिडी एग्रीमेंट एंड यूएस लॉ। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोहिबिटेड सब्सिडी। एक होती है एक्शनेबल सब्सिडी। ये कौन सी होती है, एक्शनेबल सब्सिडी वो है जो फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजर कर देती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्शनेबल सब्सिडी, और उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ता है। एक्शनेबल सब्सिडी इफ इट इज इंजर, अगर कोई भी ऐसी सब्सिडी जो एक गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोवाइड करवा रही है जिसकी वजह से विदेशी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसका क्या पड़ रहा है, बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्शनेबल सब्सिडी। और उस सब्सिडी के खिलाफ जो है डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या करेगा, एक्शंस लेगा। तो बोलते हैं इफ इट इंजर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ अनदर कंट्री और इफ इट कॉज सीरियस प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री, जिससे दूसरी कंट्री के लोगों को, दूसरी कंट्री की इंडस्ट्री को, दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन को जो है वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसी सब्सिडी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्शनेबल। और फिर जिस जो मेंबर कंट्री, जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री एक्शनेबल सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके खिलाफ अब क्या होता है, मुकदमा होता है और फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर वहां पर सुनवाई की जाती है। और एक होती है नॉन एक्शनेबल, एक ऐसी सब्सिडी जो ना तो प्रोहिबिटेड है और ना ही रिस्ट्रिक्टेड है, डब्ल्यूटीओ मना नहीं करता ऐसी सब्सिडी देने के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या, नॉन एक्शनेबल। एंड डज नॉट परमिट एनी ऑफ द मेंबर नेशन टू इंपोज सीवीडी अगेंस्ट देम, और ना ही कोई मेंबर कंट्री जो इनके अगेंस्ट काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है इंपोज करता है, उसको बोलते हैं नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। अब देख लो एक बार यहां पे क्या क्या है। टैरिफिकेशन, बोलो, जब टैरिफिकेशन एक प्रोसीजर जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स को कन्वर्ट करते हैं टैरिफ बैरियर में, ओके। प्रोहिबिटेड सब्सिडी कौन सी है, जो जुड़ी हुई विच आर कंटीजेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यस। एक्शनेबल सब्सिडी की बात करें तो ये कौन सी है, दे आर डेमोन्स्ट्रेटली एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंबर
कंट्री, जिसका एडवर्स इंपैक्ट होता है किस पे, अदर मेंबर कंट्री पे, बाकी मेंबर कंट्री के ऊपर उसका एडवर्स इंपैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्शनेबल सब्सिडी। एंड नॉन एक्शनेबल ये होती है जनरली जैसे रिसर्च के लिए हो गया, कोई रिसर्च करने के लिए कोई सब्सिडी गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, या कोई ऐसा एरिया है जो डिसएडवांटेजियस सेक्टर है, वहां पे लोग जो है वो ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, तो वहां पे तरक्की करवाने के लिए गवर्नमेंट अगर मान लो लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करे, दिस इज नोन एज अ नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। तो ये होती है फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द डिसएडवांटेजियस रीजन। तो आंसर जो बनेगा सेकंड का वो बनेगा जी आपका क्या, वो बनेगा आपका थर्ड। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्टेन द ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर जो रिस्टेन करते हैं, बोले तो रोकते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना डोमेस्टिक इकोनॉमी को किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। ओके जी, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो ग्लोबलाइजेशन को रोकने का काम करती हैं, तो ये आपको देखिए इनमें से बताना है। तो सबसे पहला इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सर अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, बढ़ेगा, इंटीग्रेशन अगर बढ़ेगा तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा, ना कि रिस्ट्रेन होगा, तो ये तो नहीं है। दूसरा नेशनलिज्म, बिल्कुल सर, नेशनलिज्म एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है उसको बढ़ा लेती है। अब गवर्नमेंट का अगर स्टेक बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर का स्टेक क्या हो जाएगा, कम, और बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर का स्टेक कम हो गया तो फिर क्या होगा, तो ग्लोबलाइजेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेशनलिज्म पॉलिसी जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, इंपोर्ट्स के ऊपर क्या करती है, बैन लगा देती है, दिस टेक्निक इज नोन एज नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म से जो है वो ग्लोबलाइजेशन कम होता है, तो बी आएगा। फिर इमर्जिंग ट्रेड बैरियर, अगर हम ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे तो उससे भी क्या होगा, आपका ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा, क्योंकि बैरियर लगेगा तो सामान इजीली जो है आ जा नहीं पाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा। रेगुलेटरी कंट्रोल की वजह से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा। मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, अगर फ्री मार्केटिंग सिस्टम होगा तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है ना कि कम होगा, तो ये भी इसका नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या है, बी सी डी बोले तो थर्ड। ये तीन वो रीजन है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या होगा, आपका कम होने वाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया जी आपका, करेंसी डेप्रिसिएशन इन द, करेंसी डेप्रिशिएट हुई कौन सी, इंडियन रूपी इन रीसेंट टाइम हैज लार्जली बीन एट्रीब्यूट टू, क्या रीजन है कि इंडियन रूपी लगातार जो है वो क्या हो रहा है, डीवैल्यू होते जा रहा है। पहले आप देखिएगा शुरुआत में ऐसा था $1 इज इक्वल टू ₹60 कभी, फिर उसके बाद करेंसी और डिवैल्यू, और $1 जो है वो हो गया 70, फिर $1 जो है वो हो गया एक बार ₹86। ये क्या है, अगर आप इसको देखते हैं, देखो इसको बोलते हैं कि इंडियन रूपी जो है वो क्या हो रहा है, डी वैल्यू। ध्यान देना यहां पे रूपी जो है वो क्या हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है या डेप्रीशिएट हो रहा है, और जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, वो एप्रीशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एप्रीशिएट। कैसे, पहले $1 जो है वो ₹60 के बराबर था, मतलब $1 अगर आपके पास में है तो आप इंडिया में ₹60 का सामान ले सकते थे। लेकिन आज जो है मान लो अगर ये ₹86 हो गया, इसका मतलब क्या कि आज अगर आपके पास में $1 है तो आप इंडिया से ₹86 का सामान ले सकते हो। क्या अगर आपके पास अगर $1 है तो क्या आप इंडिया से ₹26 फालतू का सामान ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, यस ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि इंडियन रूपी क्या हो गया, डी वैल्यू हो गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या, इंडियन रूपी के डी वैल्यू होने के पीछे का जो है वो रीजन आपको जो है वो बताना है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक सेविंग, अगर डोमेस्टिक सेविंग आपकी जो है वो क्या होगी, कम होगी, तो क्या ध्यान देना, क्या इंडियन रूपी सस्ता हो जाएगा, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, पैसा तो मेरे देश में ही है जी, तो ये नहीं है। इंक्रीजिंग एफडीआई फ्लो, अगर एफडीआई का फ्लो देश के अंदर बढ़ेगा तो क्या इंडियन रूपी सस्ता होगा, नहीं सर, अगर बाहर से पैसा अपने कंट्री के अंदर आएगा, एफडीआई इंडिया में आएगी तो इंडियन रूपी मजबूत होगा, सस्ता नहीं होगा, यह भी नहीं है। पोर्टफोलियो आउटफ्लो, अगर मान लो इंडिया से एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में शेयर्स परचेस करके थे, अगर वो बेच के जाएंगे तो क्या इंडियन रूपी जो सस्ता होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अगर वो बेचेंगे इंडियन करेंसी जो है उनके पास में जो है वो क्या आएगी, और सप्लाई जो है इंडियन करेंसी का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर डिमांड होगी किसका, फॉरेन करेंसी का, अब जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इंडियन रूपी आपका सस्ता हो जाएगा। तो एक तो है फॉरेन आउटफ्लो, तो इसकी वजह से आपका जो है वो क्या होगा, इंडियन रूपी सस्ता होगा और यूएस डॉलर की डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा हायर करेंसी सर्कुलेशन, क्या हायर करेंसी सर्कुलेशन से भी ऐसा होता है क्या, नहीं सर, करेंसी अगर सर्कुलेट होगा तो उससे जो है वो रूपी और जो आपका डॉलर है उनकी डिमांड और उनके सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हायर इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो क्या सर, अगर इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होने पर अपने को जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट की पेमेंट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा किसमें, फॉरेन करेंसी में, तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे, उसके डिमांड अगर करोगे
तो बदले में देना पड़ेगा क्या, इंडियन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो इंडियन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो रीजन जो है वो क्या, एक तो है पोर्टफोलियो आउटफ्लो और एक है हायर इंपोर्ट एंड डेट सर्विसिंग। तो आंसर जो बनेगा फोर्थ का वो क्या बनेगा, सी एंड ई। मैंने कुछ नीचे लिखा भी एक्सप्लेनेशन देखो, द वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी टू द यूएस डॉलर वर्क ऑन डिमांड सप्लाई बेसिस। तो पहली बात तो ये याद रखना कि इंडियन रूपी की जो वैल्यू है यूएस डॉलर के मुकाबले में वो वर्क करती है डिमांड सप्लाई। अगर इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी एप्रिशिएट होगी और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर इंडियन करेंसी की डिमांड कम होगी, यूएस करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। ओके, इफ देयर इज अ हायर डिमांड फॉर द यूएस डॉलर तो वैल्यू जो है आईएनआर इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इफ कंट्री इंपोर्ट, अगर कंट्री इंपोर्ट करती है मोर देन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज्यादा अगर कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो डिमांड जो है डॉलर की वो हायर होगी देन द सप्लाई एंड द डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या होगी, डेप्रिशिएट, क्योंकि पेमेंट करने के लिए आपको करेंसी फॉरेन करेंसी चाहिए। एंड सेकंड, फॉरेन फंड आउटफ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एज द FII हैज सोल्ड शेयर। अगर FII बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर अपने पोर्टफोलियो को क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो उससे भी जो है वो इंडियन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो ये रीजन है जिनकी वजह से इंडियन रुपी जो है वो लगातार क्या हो रहा है, डीवैल्यू हो रहा है। अभी देखो 2 दिन के अंदर जो है बैंक निफ्टी कितना गिरा, इसका रीजन यही है कि FII ने जो है वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। दबा दब वो अपने प्रॉपर्टी, अपने जो सिक्योरिटीज उनको क्या करें, बेच रहे हैं। जब वो सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो इंडियन मार्केट का भट्टा बैठ जाएगा। अभी 2 दिन के अंदर आप देखिएगा, पिछले 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो है 1200 पॉइंट से जो है वो बैंक निफ्टी अब गिरा है। तो ये रीजन यही है आपका। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आपको दे रखिए, एक है असर्शन और एक है आपका रीजनिंग। इनमें बताना है आपको, इनके बेस पर जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। EPZ क्या होता है, पहले तो ये EPZ का मतलब होता है एक ऐसा जोन, गवर्नमेंट एक एरिया को EPZ डिक्लेयर कर देगी और गवर्नमेंट बोलेगी वहां पे जो भी यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाएंगी उनका मेन पर्पस जो है वो क्या होगा, वो वहां पे सामान बना के उस सामान को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। उस जोन को, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, EPZ। तो बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेड फ्री ट्रेड जोन। एक होता है फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे जो भी फॉर्म्स होती है तो उनके ऊपर जो है वो टैक्स जो टैक्स टूक्स जो डोमेस्टिक टैक्स जो होते हैं वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। ओके, ये फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। तो बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिफरेंट है फ्री ट्रेड जोन से, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं यूनिट प्राइमरी डिवोट टू द एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो यूनिट एस्टेब्लिश है उसका मेन एम ही यही होता है कि वो वहां से जो सामान बनेगा वो ओनली एंड ओनली क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या है भाई, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है वो FTZ से अलग है। क्यों, रीजन दे रखा है, बोलता है गुड्स इंपोर्टेड टू द फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड। जो गुड्स इंपोर्ट हुई है फ्री ट्रेड जोन में वो ऐसे की ऐसे आगे री एक्सपोर्ट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जो गुड्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर आ गई है वो, मतलब अगर देखो, अगर फ्री ट्रेड जोन ने कोई गुड्स को बाहर से इंपोर्ट किया तो वो उसको एज इट इज आगे बेच भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने अगर बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया तो उनको उसके ऊपर पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और प्रोसेसिंग करके आगे वो री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, गुड्स इंपोर्टेड टू द फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी processing in the same form, but goods exported by the units in the EPZ are expected to have undergone some value addition by manufacturing। बिल्कुल सही बात है। तो रीजन भी जो है एकदम क्या है, करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, A। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब नीचे मैंने कुछ लिखा, देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है वो एक स्पेशल टाइप है किसका, फ्री ट्रेड जोन का। तो फ्री ट्रेड जोन जो होते हैं ना आपका, तो उनका एक स्पेशल टाइप जो है वो क्या है, EPZ। तो EPZ जनरली सेटअप किया जाता है इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आप क्या करते हो, सेटअप करते हो बाय देयर गवर्नमेंट टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्सपोर्ट। हमारा अपनी कंट्री से इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक जोन डिसाइड कर देंगे, उस जोन को बोलते हैं हम लोग क्या, EPZ। और वही अगर फ्री ट्रेड जोन को फ्री ट्रेड जोन ये क्या है, ये एक टाइप है किसका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका एक टाइप है क्या, फ्री ट्रेड जोन। और ये क्या है, फ्री ट्रेड जोन एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे गुड्स में बी लैंडेड, स्टोर्ड, हैंडल, मैन्युफैक्चर और री एक्सपोर्ट अंडर स्पेसिफिक कस्टम रेगुलेशन जनरली नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग लैंडिंग ऑपरेशन। बोलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो, जब वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक क्या है, जो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस को जो है वो क्या करता है, फंडिंग, डेवलपिंग नेशन हो गया या फिर आपका लो इनकम कंट्रीज जो है उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, तो बोलते हैं जब वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, करेगा, लैंडिंग करेगा, तो इनमें से कौन सी ऐसे प्रिंसिपल है जिसको वो फॉलो नहीं करेगा। पहला,
वर्ल्ड बैंक जब भी लैंडिंग करेगा किसी भी अपनी बोले तो मेंबर कंट्री को, जैसे इंडिया जो है वो अगर लोन लेने के लिए जाता है मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के पास, तो वर्ल्ड बैंक जब इंडिया को लोन प्रोवाइड करेगा, ओके ध्यान देना, जब वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन प्रोवाइड करेगा तो वर्ल्ड बैंक कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। व्हाट आर दीस प्रिंसिपल? तो सबसे पहला प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लोन। बिल्कुल सही बात है सर, वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देगा तो वर्ल्ड बैंक प्रॉपर असेसमेंट करेगा कि क्या लोन हमको वापस भी मिल सकता है या नहीं। अगर वर्ल्ड बैंक को लग रहा है कि पैसा देंगे और पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो कंट्री उस पैसे को खा जाएगी और हमको वापस नहीं कर पाएगी, तो वर्ल्ड बैंक लोन या फंडिंग नहीं करेगा। तो ये एकदम सही है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करेगा। दूसरा, लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो लैंडिंग होगा वो किसके लिए होगा? स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, जो इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड एंड आर ऑफ हाई प्रायोरिटी नहीं, जो करने बहुत ही क्या जरूरी है। बिल्कुल वर्ल्ड बैंक इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। आगे, लैंडिंग शुड बी टू द अनेबल ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, लैंडिंग किया जाता है किसके लिए? कि अगर मान लो कोई भी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, अब कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लगा रही है, तो उसको जो है फॉरेन करेंसी की क्या करते हैं हम लोग, फंडिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। ये भी एकदम क्या है, सही है। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोविंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन पर्टिकुलर कंट्री। ऐसा है क्या? नहीं सर। क्या बैंक इंडिया को ये, क्या वर्ल्ड बैंक इंडिया को ये बोल सकता है कि हम आपको लोन देते हैं लेकिन ये लोन का पैसा आप सिर्फ जो है वो ताइवान में, या ये लोन का पैसा आप सिर्फ यूएस में खर्च करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तो ये गाइडिंग, ये वो प्रिंसिपल है जिसको वर्ल्ड बैंक लोन देते हुए जो फॉलो नहीं करता है। आ जाओ जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, इनमें से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो डिस्क्राइब करता है एफडीआई फ्लो इन द इकोसिस्टम? एफडीआई का फ्लो इन इकोसिस्टम, तो वो आपका थ्योरी कौन सा, आप खुद बताइए सर। वो है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो फर्स्ट, ये इसमें क्या होता है कि आप जो है एफडीआई का फ्लो जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना शुरू हो जाएगा। हम ऐसा बोलते हैं ना, यहां पे हम पढ़ते थे एक्सपोर्टर बिकम्स द इंपोर्टर, और आप ऐसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे जहां से आपको जो है वो क्या होगा, कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। तो वो कौन सा थ्योरी है जहां पे एफडीआई का फ्लो जो है वो क्या इकोसिस्टम के अंदर जो है वो, मतलब एफडीआई का फ्लो जो शो करती है बेसिकली, तो वो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। एक टाइम पे एफडीआई किसी दूसरी कंट्री में होगा, दूसरे टाइम पे एफडीआई किसी थर्ड कंट्री में हो जाएगा। चलो जी आगे, नेक्स्ट। Which of one of the following is the trade related entry mode in the international market? इनमें से कौन सा ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड है, ट्रेड रिलेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट? तीन तरह के मोड होते हैं, ध्यान देना। एक होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के तीन मोड है, एक है ट्रेड रिलेटेड, एक है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, और एक तो है ट्रेड रिलेटेड, एक है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, और एक होते हैं आपके कौन से, इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रेड रिलेटेड मोड है? तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल लीजिंग, ये तीनों के तीनों जो है ये कौन से हैं? ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये आपका इन्वेस्टमेंट मोड है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज। आंसर जो आएगा वो क्या, नन ऑफ दीज। चलो जी आगे, ट्रेड रिलेटेड मोड। अच्छा, ट्रेड रिलेटेड में क्या कहते हैं, इसके अंदर आता है आपका एक्सपोर्ट। क्या आएगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दोनों ही, आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी और आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी। एक्सपोर्ट आएगा, साथ में इसके अंदर जो है वो आता है पिगी बैकिंग, जो पिगी बैंकिंग सर्विसेज है वो भी इसका पार्ट होता है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड मोड का पार्ट है। इसके अलावा इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट हो गया, पिगी बैंकिंग हो गया, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आता है अल्टरनेटिव जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे जिसमें काउंटर वेलिंग हो गया और ये सब, ठीक है। तो वो सब जो है वो ट्रेड रिलेटेड मोड का पार्ट है। और ये जो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग हो गया, इंटरनेशनल लीजिंग हो गई, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट? ध्यान देना, बोलते हैं इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर जो फेवर करते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को जो है वो कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए हम लोग जो है वो ये बताते हैं कि हमारा जो सामान है वो क्वालिटी वाइज, सर्विस क्वालिटी वाइज और अपीयरेंस वाइज बहुत ही क्या है, बढ़िया है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज के लिए प्रमोट करते हैं? तो देखो, सबसे पहला हाई कॉस्ट ऑफ अडेप्शन। हाई कॉस्ट ऑफ अडेप्शन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या है कि चेंज इन द प्राइस। देखो, अब जैसे आप क्या करते हो, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जब जाते हो तो क्या रेट हमेशा सेम होता है? नहीं सर, हम मार्केट के हिसाब से रेट को जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो वहां पे बेसिकली जो है, क्योंकि अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो क्या है, चेंज इन द प्राइसिंग मॉडल टू सूट द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, कस्टमर डिमांड और द प्रिवेलिंग इनकम। उसके हिसाब से अगर आपको अपने रेट को जो है वो क्या करना, थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो आप जो है वो क्या करते हो, आप वहां पे बेसिकली जो है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को जो है वो क्या करते हो, यूज करते हो और दिखाते हो वहां पे लोगों को हमारा सामान और के मुकाबले क्या है, सुपीरियर है। दूसरा, वेरिएशन इन द कंडीशन ऑफ यूज, नहीं। कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट, यस। आप जो है वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से जो है वो आप क्या करते हो, आप मतलब ये वो फैक्टर है कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना, जैसे मेड इन जर्मनी, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ सामान अच्छा होगा। एक होगा मेड इन चाइना, तो दिख जाएगा सामान जो है वो क्या है, बेकार है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट जो है वो क्या करता है, वो फेवर करता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। वहां से आपको पता चल जाएगा ये सामान जो है वो कहां से बन गया है। दूसरा, इकोनॉमिक्स इन द R&D, ये भी एक जो है फैक्टर है।
जब आप प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कर दोगे तो आपको जो है अब क्या होगा, आर&डी पे आपका सेल जो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आर&डी के लिए आपको जो उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आगे डिफरेंस इन टेक्निकल स्टैंडर्ड, नहीं सर टेक्निकल स्टैंडर्ड का जो है इससे लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा इसका 9th का वो क्या बनेगा, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी बोलते हो सेकंड। तो ये 3 वो फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनी वील्ड और डिस्गाइज दैट एसेंशियली रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। कई बार क्या होता है, देखो कई बार ना हम लोग कोई चीज जो है ऐसा जता रहे होते हैं, जैसे क्या है कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, ध्यान देना, कोई छोटा बच्चा है और वो ये बोल रहा है कि मुझे 5 बजे जो है वो खेलने जाना है, एग्जाम्पल मान लो, और उसके घर वाले ना उसकी मम्मी जो जाने नहीं देना चाहती। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, जैसे आप हैं, और आपका एक मूवी का प्लान बन गया और मूवी जो है वो स्टार्ट होनी 5 बजे, तो आपने अपने दोस्तों के साथ में बात कर ली, आपके दोस्त बोले कि ठीक है हम 5 बजे मूवी देखने चलेंगे, और आपके दोस्तों का फोन भी आ गया कि भाई 5 बजने वाले, तैयार हो जाओ। अब आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी वो मूवी लगी है तो मैं देखने चला जाऊं क्या, या देखने चली जाऊं क्या। आपकी मम्मी ने लेकिन आपको जाने नहीं देना, क्योंकि 5 बजे की मूवी है और वो थोड़ा आप लेट हो जाओगे, तो आजकल माहौल मम्मी बोलती है थोड़ा खराब है, तो नहीं बेटा तू पढ़ ले क्योंकि तेरे पेपर आ गए हैं। लेकिन मम्मी अब मना भी नहीं कर सकती आपको बिल्कुल, क्योंकि आप जो है वो यंग हो और आप जाने के लिए जो है वो एकदम क्या मतलब उत्सुक भी हो बहुत कि भाई मुझे तो जाना है मेरे दोस्तों के साथ। लेकिन मम्मी मना भी नहीं कर सकती और मम्मी आपको जाने भी नहीं देना चाहती। तो मम्मी क्या करी, मम्मी कुछ ऐसी तरकीब निकाली, मम्मी बोली ठीक है बेटा चली जाइयो, अभी टाइम हो गया 4:30। अब मम्मी आपको बोली ठीक है बेटा चली जाइयो, एक काम कर एक बार ये कपड़े धो दे थोड़े से, उसके बाद चली जाइयो। अब मम्मी बोली कपड़े धो दे, तो आप बोले ठीक है, आपने 10 मिनट में कपड़े धो दिए, जल्दी से मशीन लगाई, कपड़े धो दिए। फिर मम्मी बोली बेटा ये सूख भी गए हैं, ड्रायर कर दिए, बेटा इसको प्रेस और कर दे, फिर चली जाइयो। अब आप उसको प्रेस करने लगे, 10 मिनट और लग गए वहां पे, तो अब मूवी के शुरू होने में 10 मिनट रह गए और आपके जाने का रास्ता भी 10 मिनट का है। अब मम्मी बोली बेटा चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ना यूं कर, ये जो ड्राइंग रूम है वहां पे डस्टिंग कर दे। आपने डस्टिंग करने लगे और वहां पे जो है 10 मिनट और लग गए, मूवी वहां पे स्टार्ट हो गई है। अब आपकी एंट्री जो क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब आप बोल रहे हो कि मम्मी जाऊं, मम्मी बोली हाँ आपको दिक्कत नहीं, जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो मम्मी जाने देना चाहती और ना ही मम्मी रोक सकती। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्गाइज रिस्ट्रिक्शंस लगाना, जो देखने में अपने हो जाएगा। मम्मी जब बारी बारी आपको ऐसा काम दे रही है तो आपको पता है कि मम्मी बेसिकली रोकना चाह रही है। ओके, तो अब यहां पे अब कंट्रीज जब से डब्ल्यूटीओ बना, तो डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद में डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया कि मेंबर कंट्री जो भी हैं, हमारी जो भी मेंबर कंट्री है, वो आपस में जब ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर जो है बैरियर नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंपोर्ट को रोकने के लिए जो है वो ये क्या क्या काम करते हैं, हम बैरियर्स लगाते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होना देना चाहते कि ये बैरियर्स है। तो वही क्वेश्चन है, बोलते हैं इनमें से कौन से ऐसे थिनी बिल्कुल बारीक से वील्ड का मतलब छुपे हुए ऐसे इंपोर्ट बैरियर्स हैं जो आपके इंपोर्ट को क्या करेंगे, रोकेंगे। सबसे पहला वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ये तो बोल दिया इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, नहीं सर बैरियर हम नहीं लगा सकते। लेबरिंग रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही, ये एक बैरियर है। अगर मान लो फॉरेन गवर्नमेंट जो है, आप अपना सामान, जैसे मान लीजिए मैं ये पेन ड्राइव जो है वो बेचना चाहता हूं, या कुछ और एग्जांपल लूं, मान लीजिए मेरे पास में ये एक और घड़ी है, ये डीजल की वॉच है और मैं इसको जो है वो बेचना चाहता हूं फॉरेन मार्केट में। ओके, अब ये वॉच अगर मैं मार्केट के अंदर बेचना चाहूंगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, वो नहीं चाह रही कि मैं इस वॉच को जो है उनकी मार्केट में बेचूं। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अब गवर्नमेंट डायरेक्टली रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि आप भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो, मैं भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर हो, तो इसका मतलब हम जब आपस में ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर बैरियर नहीं लगाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप एक काम करो, लेबरिंग रिक्वायरमेंट बोल दिया कि ये डीजल की वॉच अगर आप हमारी कंट्री में क्या करोगे, बेचोगे, तो उस टाइम पे आप इस पे हमारी कंट्री की लैंग्वेज के अंदर जो है वो लेबल लगा के दोगे। तो ये भी एक तरीके की थोड़ी रुकावट है या नहीं है। अगर मैं नहीं लगा पाया, दैट मींस कि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। यस, फिर इंपोर्ट टैरिफ एंड कोटा, ये एक तो आंसर आएगा क्या, बी। दूसरा इंपोर्ट टैरिफ एंड कोटा, टैरिफ सीधा लगा देना, तो ये तो डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है, नहीं ये छुपी हुई है क्या, नहीं ये तो डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये इसका पार्ट नहीं है। फिर सेफ्टी रेगुलेशन बोल दिया, ये एक प्रोडक्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है आप एक्सपोर्ट कर दो, लेकिन आपको सेफ्टी रेगुलेशन बरतने पड़ेंगे। अगर मैं वो सेफ्टी रेगुलेशन नहीं बरतूंगा तो मैं इस सामान को बाहर विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा हेल्थ रेगुलेशन और हाइजीन प्रोडक्शन एंड पैकिंग ऑफ द इंपोर्टेड फूड प्रोडक्शन। और या गवर्नमेंट ये बोल दे कि ठीक है आप भेज सकते हो, लेकिन आपको पहले कुछ हेल्थ रेगुलेशन, हम मना नहीं कर रहे लेने के लिए, लेकिन आपको कुछ हेल्थ रेगुलेशन उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब बताओ, ना तो मना कर रहे ना ही लाने दे रहे, इसको बोलते हैं क्या, डिस्गाइज या फिर वील्ड मतलब छुपे हुए, थिनली वील्ड या थिनली डिस्गाइज एसेंशियल
रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। तो ये वो सब फैक्टर्स है, कौन कौन सा, जैसे सेफ्टी रेगुलेशन लगा दिया बिना बात का, हेल्थ रेगुलेशन लगा दिया बिना बात का, तो ये चीजें जो है वो इंपोर्ट को होने से क्या होती है, रोकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली भी नहीं रोका, लेकिन इनडायरेक्टली जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। इसके लिए मैंने लिखा व्हेन समवन इज प्रिटेंडिंग इट इज समथिंग एल्स बट यू कैन इजिली सी व्हाट इट रियली। अब गवर्नमेंट जो है वो ये लगा रही है, लेबरिंग रिक्वायरमेंट लगा दे, सेफ्टी रेगुलेशन लगा दे, हेल्थ रेगुलेशन लगा दे, तो अब ये देखने में आपको लग नहीं रहा कि भाई हाँ या डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली क्या करना चाह रही है, इंपोर्ट को रोकना चाह रही है। ये तो आंसर जो बनेगा 10th का वो बनेगा क्या, 4। चलो जी 11th मैचिंग करना है आपको। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दे रखी है और इनके जो है एक्सपाउंडर्स दे रखे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया किसने, एडम स्मिथ ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दिया किसने, हेक्सर-ओलिन ने। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल थ्योरी जो है वो दिया किसने, आपके मिनास ने। और उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया किसने, आपके डेविड रिकार्डो। तो 4th का आंसर जो बनेगा वो 2nd। आगे 11th का आंसर 2nd। 12th बोलता है अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले जब डब्ल्यूटीओ को बनाया गया, डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सा बॉडी था, गेट। क्या था, गेट। तो गेट की शुरुआत जो है वो हुई थी कहां से, जेनेवा से। कहां से, जेनेवा। सबसे पहले जो राउंड था वो कौन सा, जेनेवा। उसके बाद में जो हुआ आपका टोक्यो राउंड, उसके बाद में जो है वो आपका कैनेडी, उसके बाद में जो है वो आपका उरुग्वे राउंड, और उसके बाद में जो है वो कौन सा, दोहा राउंड। ठीक है, तो ये राउंड आपके जो है वो हुए थे। ओके, अब इसका जो है वो क्या करना है, उल्टा करना है। इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो आंसर क्या बनेगा, DACEB। DACEB बोले तो 2nd। बाकी ये राउंड मैंने लिख भी रखे, थोड़ा एक बार देख लेना। ये सब राउंड हुए थे 47 में, 49 में, 51 में, 56 में, 60, 61 में, 64, 67 में, 73, 79 में, 86, 94 में। तो ये राउंड है, इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो आपको बताना क्या था, कौन कौन से राउंड हुए थे इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है तो सिंगल से बताते हैं, रिवर्स बोलते तो इसका उल्टा बताना है आपको। तो ये देख लीजिएगा एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सीक्वेंशियली अरेंज करो फॉलोइंग थीम्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस सिंस इंडिपेंडेंस। बोलता है आजादी के बाद कैसे कैसे इंडिया जो है वो क्या हुआ, ग्लोबलाइज हुआ। उसको आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करो। अब इसके लिए ना, वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही ना एक क्लास डाली है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, इसको जरूर देख लेना। यूट्यूब के ऊपर ही मैंने डाल रखी है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया 1981 वाले, इसमें इसको देख लेना। इसमें मैंने सारा प्रोसीजर जो समझाया हुआ है, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगा। बाकी फिर भी एक बार शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। 47 के अंदर देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो है वो क्या किया, फर्स्ट जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 48 के अंदर जो लॉन्च करी, उसके अंदर बेसिकली जो है वो ये बोला गया कि छोटे छोटे उद्योग तो जो है वो दे दिए इनको, जो प्राइवेट लोगों को, और गवर्नमेंट बोली कि हम बड़े बड़े उद्योग जो हैं जैसे स्टील हो गया, कोयला हो गया, ये वाले काम हम करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तो गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो रिस्ट्रिक्टेड थे पहले, मतलब जो प्राइवेट लोगों के लिए थे, गवर्नमेंट ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और गवर्नमेंट बोली ये सारे उद्यम जो है वो हम करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक बढ़ाना चाहती है किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फिर 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा बहुत क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसको जो बेस था वॉशिंगटन कंसेंसस पे, और वहां पे गवर्नमेंट ने लिमिटेड जो है या पार्शियल एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो करना शुरू किया और थोड़ा बहुत डीलाइसेंसिंग किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद कंट्री जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और 1991 के अंदर हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी को लेके आए और वहां पे हमने जो है वो क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट का जो रोल था पहले बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पे ओनली गवर्नमेंट ही काम करती थी, गवर्नमेंट ने उन सभी सेक्टर को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया और गवर्नमेंट का रोल अब क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके बाद और फिर ऊपर से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो उससे एफडीआई का फ्लो जो है अपनी कंट्री के अंदर वो क्या हो गया, बढ़ गया और बाहर के विदेशी फर्म जो इंडिया के अंदर आके काम करने शुरू कर दिया। ओके, अब ये आपका पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का जो है वो सिनेरियो है। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अच्छे से मैंने इस क्लास में बता रखा है, एक बार वो देख लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे कैसे है वो अपने को थोड़ा देखना है। चलो जी, सबसे पहले जो है वो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा बात को। क्वेश्चन क्या है, बोलते सीक्वेंशियली आपको क्या करना है, अरेंज करना है फॉलोइंग थीम रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है, इंडियन बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक जो वो कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है उसका मेन फोकस किसके ऊपर था, लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट पे इन द स्टील, केमिकल, पावर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, जो बड़े बड़े जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनके ऊपर अपना कंट्रोल लेना शुरू किया। इसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने अपना इन्वॉल्वमेंट जो है इंडस्ट्री के अंदर क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्री विद
सस्टेन्ड फोकस ऑन द इंपोर्ट सब्सिडी, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम काम करेंगे ताकि हमको जो है वो इंपोर्ट ना करना पड़े। तो सी के बाद ई। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट को लगा कि यार अब तो मतलब दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब अपने को थोड़ा सा क्या रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट 1980 के अंदर जो है वो क्या किया, एक्सटर्नल ट्रेड को थोड़ा सा जो है बढ़ाने के लिए जो है लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, डी लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। तो आंसर आएगा बी। इसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, एफडीआई जो था इन द वेरियस सेक्टर उसको ओपन कर दिया विद स्लैशिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी ए। और लास्ट में जो है अब गवर्नमेंट ने जो है वो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, इंडियन बिजनेस बिकम आज के डेट में क्या है, कॉम्पिटिटिव है एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लर्निंग। तो आंसर आएगा क्या, डी। तो ये आपका जो सीक्वेंस बनता है, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंस से लेकर के एज ऑन नाउ तक जो है वो क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपने इंडियन बिजनेस को जो है वो ग्लोबलाइज करने का काम किया। तो 13 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड, CEBAD। चलो जी 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वुड रिक्वायर इंटेंसिव मॉडिफिकेशन, इंटेंसिव मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन द इंटरनेशनल एरेना। अगर आप जो है जो सामान आप अपने डोमेस्टिकली बेच रहे हो, अगर इसको आपको फॉरेन कंट्री में जाके बेचना है, तो ऐसा कौन से सामान है जिनको आपको बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो टेनिस रैकेट, जो टेनिस खेलते हैं उसका जो रैकेट होता है, क्या उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है क्या, हर जगह लगभग सेम चल रहा है, यस। नोटबुक कंप्यूटर हर जगह लगभग सेम है, यस। कैमरा हर जगह सेम है लगभग, यस। लेकिन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो हर कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स है, हेल्थ स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे मैचिंग करना है जी आपको, टाइप ऑफ एग्रीमेंट और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सबसे पहले है नामा। नामा की अगर बात करें तो नामा जो है वो क्या, नामा के अंदर जो है वो क्या, WD के अंदर हमने पढ़ा था, नामा प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में गेट, गेट जो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये बेसिकली WTO का पुराना नाम, ठीक है। तो इसको जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर दिया, किसमें, ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विस। ट्रिम्स जो है वो क्या, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो इसके अंदर हमने जो है वो क्या कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो हम क्या कर देंगे, लिबरल कर देंगे, ठीक है। तो सी का हो गया 1। और ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मोनोपोली पावर दिया किसको, ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो डी का आ गया 4। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 15 का 3। चलो जी आगे 16, अकॉर्डिंग टू द फेमा, फेमा बोलते हो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या नहीं आएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो फेमा एक्ट का है, अपने लीगल एस्पेक्ट का, लेकिन फिर भी एक बार यहां पे देख लेना। तो फेमा के अंदर हमने जो कि फॉरेन करेंसी हम किसको बोलते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलते हैं, जिसमें एक चीज इंडिया से रिलेटेड और एक फॉरेन से रिलेटेड है। पहला, डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन कंट्री, अगर कोई डिपॉजिट जो है वो पेबल है किसमें, फॉरेन कंट्री में, तो ये फेमा का पार्ट है, यस ये पार्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ तो किया इंडियन करेंसी में लेकिन पेबल है फॉरेन करेंसी में, ये भी फेमा का पार्ट है, यस। ट्रैवलर चेक जो है वो ड्रॉ किया इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर चेक इशू किया लेकिन वो पेबल है इंडिया में, क्या ये भी पार्ट है, यस। ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट पेबल भी कहा था, बाहर था, लिखा भी कहां गया, बाहर लिखा गया, और फॉरेन करेंसी में लिखा गया, तो ये आपके फॉरेन करेंसी का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आंसर आएगा 4। आगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइडली यूज्ड कंट्री रिस्क रेटिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क आर गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कौन कौन सी, ध्यान देना, ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं जो, ध्यान देना, ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं जो बेसिकली आपको ये शो करते हैं कि किस कंट्री के अंदर अगर हम बिजनेस करेंगे या एफडीआई लगाएंगे तो वहां पे अपने को रिस्क है। तो ऐसे जो है वो इंडेक्स है वो कौन कौन से, एक तो है आपका बिजनेस एनवायरमेंट रिस्क इंटेलिजेंस इंडेक्स, बेरी बिजनेस एनवायरमेंट रिस्क इंटेलिजेंस इंडेक्स, तो ये बताता है बेसिकली कि किस कंट्री के अंदर जो है अगर आप बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो कितना रिस्क है, ये हो गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इंडाइसिस जो EIU है ये भी बताता है, यस। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ये नहीं बताता, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बताते, PRS ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड ये बताता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A, B एंड E, A, B, E, ये 3 ऐसे बेसिकली इंडेक्स हैं या 3 ऐसी बॉडीज हैं जो बेसिकली आपको बताएंगे कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड करना चाहते हो या वहां पे जाके अपना काम करना चाहते हो तो वहां पे कितना कितना आपको रिस्क है, तो रिस्क मेजरमेंट करके ये प्रोवाइड करवाते हैं। चलो मेरे भाई आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग appropriate mode of entry in the international business to an enterprise with little experience of the international market, अगर आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट का थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस है तो आप सबसे पहले किस मोड को जो है वो यूज करेंगे, तो अगर थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपोर्टिंग मोड को जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्सपोर्टिंग।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हेक्सर-ओलिन थ्योरी, हेक्सर-ओलिन थ्योरी जो है ऑफ द फैक्टर एंडोमेंट, वो सजेस्ट क्या करती है? फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो थी वो ये बोलती थी कि अगर आपके पास जो फैक्टर अबंडेंट अमाउंट के अंदर क्या है अवेलेबल है, आप उसी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगर आपका लेबर ज्यादा है तो आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना बना के एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर आपके पास में कैपिटल ज्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बना बना के क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये जो आपका फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो कैसा रिलेशन जो है वो किस किस फैक्टर में रिलेशन मेंटेन करती है? तो सबसे पहला प्रोडक्शन मार्केटिंग, सर मार्केटिंग की तो बात ही नहीं थी, नो। लैंड लेबर में, यस। मार्केटिंग कैपिटल, नो। लेबर कैपिटल में, यस। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यस, क्योंकि हम वहां पे ये मानते थे कि आपका फैक्टर प्रोडक्शन जो है या तो क्या है लैंड है, और या फिर क्या है आपका या तो लेबर है या फिर आपका कैपिटल है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 19 का? वो बनेगा बी, डी एंड ई। बी, डी, ई बोले तो थर्ड। आगे 20, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपोर्ट डील। अगर आपने जो है वो क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को, किस प्रोसेस को आप लोग फॉलो करते हो? तो जब कभी भी आप जो है वो क्या करते हो एक्सपोर्ट करने की सोचोगे, तो सबसे पहले आप जो है वो इंपोर्टर के साथ क्या करोगे? नेगोशिएट करोगे, यस। तो आंसर आएगा पहला स्टेप सी, आइडेंटिफाई करेंगे और नेगोशिएट करेंगे इंपोर्टर को। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ नेगोशिएशन कर लिया। अब नेगोशिएशन करने के बाद आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट डील को कंफर्म कर देंगे। ए, जब डील कंफर्म हो गया, आप उसके बाद में आप क्या करोगे? आप डील कंफर्म होते ही इंपोर्टर आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा एक्सपोर्ट ऑर्डर, डी। जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, अब आप जो वो क्या करेंगे? उसको एग्जामिन करेंगे और आस्क करोगे। अगर उसमें कुछ चेंज करवाना है तो अमेंडमेंट के लिए बोल दोगे, बोले तो ई। और आखिरी में आप जो है वो क्या कर दोगे? लास्ट के अंदर आप जो है आपको रिसीव हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट, बोले तो बी। मतलब ये लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली जो है वो क्या होता है? इंपोर्टर का बैंक जो गारंटी दे देगा कि आप सामान बना के हमारे इंपोर्टर को जो है वो बेच दो, और हम जो है वो आपको गारंटी देते हैं कि आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये बेसिकली जो है वो क्या है? एविडेंस होता है। ये क्या है? एविडेंस है फॉर एक्सपोर्टर के लिए कि वो सामान को एक्सपोर्ट करने वाला है। और अभी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, आई थिंक फर्स्ट ये क्वेश्चन था या सेकंड था, जिसके अंदर अगर आप लोन का डिसबर्समेंट करवाने जाओगे, प्री क्रेडिट शिपमेंट लेने जाओगे, तो आप ये आपको शो करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो 20 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे 21 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कोटा विच आर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटेंडेड एट प्रोटेक्टिंग द लोकल इंडस्ट्री एंड कंजर्विंग द फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोटा जो कि क्या है? एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटेटिव बैरियर है, उसके अंदर क्या क्या आएगा? तो कोटा के अंदर बेसिकली जो है सिंगल स्टेज कोटा आएगा, नहीं सर ये नहीं है। एब्सोल्यूट कोटा, यस सर आएगा। टैरिफ कोटा, ये भी इसका पार्ट है। वैल्यूएटेड कोटा, नहीं सर ये इसका पार्ट नहीं है। वॉलंटरी कोटा, यस। ये तीनों ये कोटा बैरियर्स आप लगा देते हो, तो इसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली। तो इसके कोटा लगाने से जो है वो आप क्या करते हो? आप बैरियर्स को जो है वो रोकने का, मतलब आप बैरियर इंपोज करते हो, जिससे बाहर से आने वाले गुड्स को आप रोकने का काम करते हैं। तो 21 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट, बी, सी एंड ई। लो जी 21 क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर द हाईएस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा एंट्री मोड है जिसके अंदर फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट दोनों ही जो है वो क्या है? हाई है। तो ये आपको जो है मुझे बताना है, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, जो आपके मोड ऑफ एंट्री है उसके अंदर एक तो है आपका कौन सा मोड बताओ? ट्रेड रिलेटेड, एक है कॉन्टेक्चुअल मोड्स, और एक है कौन सा? बोलो सर। एक है आपके इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है। तो ऐसा होता है वैसे इन्वेस्टमेंट मोड, मतलब ट्रेड रिलेटेड में रिस्क यहां पे थोड़ा कम होता है, यहां पे मॉडरेट है, और यहां हाई होता है, ऐसा कुछ ऐसा होता है, देख लेना एक बार, ठीक है। हिंट भी दे दिया आपको। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। ओके जी, ये थे आईबी के बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए। आप इसको जल्दी से लगा लीजिए। इनकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे जो हमारा पेड चैनल है उसके पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो पेड स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो अनपेड स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब से अगर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप इसको लगा लीजिए, बढ़िया तरीके से इसको आप कीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए भी। ओके जी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे वो भी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और रिवीजन वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना जी। और अगर आप लोग जो है वो जून के लिए या दिसंबर में जो एनटी नेट का पेपर होना है उसके लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर 1 प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। जिनका कॉमर्स है उनको कॉमर्स का, जिनका मैनेजमेंट है उनको मैनेजमेंट कोड 17 का स्टडी मटेरियल मिलेगा। किताबें प्रॉपर वो सारी किताबें मिलेंगी, प्लस में आपको जो है रिवीजन वीडियोस मिलेगा, प्लस में एमसीक्यूज मिलेगा हार्ड सॉफ्ट कॉपी के अंदर, पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो बुक्स हैं जो हमारी वो तो इस तरीके से आपको मिलेंगी। ये हमारी प्रॉपर बुक्स, जैसे इंटरेस्टेड बिजनेस पढ़ा तो इसका प्रॉपर बुक है। और जो स्टडी वो है स्टडी मेट तो सारा किताबों में होगा, 20 किताबें मिलेंगी, 10 पेपर 1 की 10 पेपर होगी। और साथ में आपको जो है
कंप्लीट इनके लेक्चर मिलेंगे और प्लस में आपको रिवीजन वीडियो मिलेगी हर यूनिट का, और साथ में मिलने वाले हैं आपको एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में। ओके जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। नीचे नंबर है, इसे फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।